अब ओबीसी का नान यादव धड़ा भी उसके भी समझ में आ गया कि हमारे साथ जो है ये फ्रॉड किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड और इत्यादि इत्यादि का जो एक मैसेज चला गया लोगों के बीच में, ये बीजेपी के लिए बड़ा खतरनाक और जानलेवा रहा है। तो मोदी जी का मुझे नहीं लगता कि कुछ कोई करिश्मा वो कर पाएंगे। वो अग्निवीर ने तो एक और बीजेपी के लिए या सत्ताधारी पार्टी के लिए नुकसान किया। लोकतांत्रिक देश रहा है, इंदिरा जी भी यहाँ चुनाव हारी है, बुरी तरह हारी है। इस दावे पर हंसी आती है और यह दावा कि हम 400 पार जाएंगे। जो पूर्वांचल की राजनीति में बनारस से कम महत्व नहीं रख रहा है और आने वाले समय में भी इसकी महत्ता लगातार बढ़ेगी। चुनाव में क्या मिजाज इधर का है, आपको क्या लग रहा है? आज यही गाजीपुर का ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल का जो मैं मिजाज देख रहा हूँ, पश्चिम से भी जुड़ा हुआ हूँ, उधर भी काफ़ी लोग संपर्क में हैं। पीछे जो चीज़ें थी, जो लोक लुभावन सत्ताधारी पार्टी का जो नारे थे, वो नारे अब ध्वस्त हो चुके हैं। जनता एवं जो ओबीसी का एक तबका बीजेपी के साथ बड़े मजबूती से खड़ा हो गया था एंटी यादव कैंपेन में। ये लगता था उसे कि अखिलेश जी की सरकार ने या पूर्व की सरकारों ने यादवों को बड़ा महत्वपूर्ण और ये सारी चीज़ें रिजर्वेशन में उनको ही फायदा पहुंचाया। तो ये जो छोटे छोटे संगठन आपके रहे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप्स रहे, इन्होंने ये इस भ्रम को दूर कर दिया जनता के बीच से। अब ओबीसी का नान यादव धड़ा भी उसके भी समझ में आ गया कि हमारे साथ जो है ये फ्रॉड किया जा रहा है। रोजगार की इशू पर कोई बात नहीं की जा रही है और अब तब तक अभी देखिए महंगाई के इशू पर बात नहीं हो रही है। फिर जो ये फ्रॉड जनता के बीच में जो ये घोटालेबाजी, इलेक्टोरल बॉन्ड और इत्यादि इत्यादि का जो एक मैसेज चला गया लोगों के बीच में, ये बीजेपी के लिए बड़ा खतरनाक और जानलेवा रहा है। सर, 2 चुनाव में मोदी का ऑब्सेशन रहा है, मोदी के सामने कोई नहीं है। अभी आपको क्या लग रहा है, पूरा जो परिदृश्य दिख रहा है? नहीं, अब मोदी जी का मुझे नहीं लगता कि कुछ कोई करिश्मा वो कर पाएंगे। सीधी सी बात है, वो एक नाम था, एक पॉलिटिकल ब्रांड था, वो खत्म हो चुका है। आपका स्थानीय गाजीपुर महत्वपूर्ण इस मायने में है कि यहाँ लगातार अपर कास्ट नाम जो संजीवी और ओबीसी का एक संघर्ष रहा है इंटरनली और अभी भी वो बना हुआ है। और इसके समानांतर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने बहुत मजबूत प्रत्याशी ही नहीं खड़ा किया है, एकदम अननोन प्रत्याशी खड़ा किया और उसके समकक्ष जो है इधर से अफजल अंसारी हैं गठबंधन की ओर से और बसपा की ओर से एक पूर्व छात्र नेता है। तो क्या आपको लगता है कि स्थानीय स्तर पर जो संघर्ष है एक तरफा है या उसमें कुछ दम कम है? अब ये जो सवर्ण बनाम आदर्श वाली जो बात आप कहना चाहते हैं या जो मैं समझ पा रहा हूँ, फिलहाल तो पूरा हिंदुस्तान ही जातियों में बटा हुआ है। हमारी सोसाइटी तो एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी है और उसी में हम ये देखते हैं कि हमारा हित कहाँ है। सभी देखते हैं, सब देखते हैं। अफजल अंसारी का चुनाव जो यहाँ वो पब्लिक लड़ रही है, बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है, इसमें निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के कार्डर बेस्ड पार्टी है। उसके लोग जो है लगातार उन लोगों के यहाँ भी जा रहे हैं जहाँ उन्हें मालूम है कि उनका वोट शायद समर्थन नहीं देंगे, उनके यहाँ भी वो पहुँच करके अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वो अप्रोच बिल्कुल फेल हो रहा है, बिल्कुल फेल हो रहा है। दूसरी चीज़ की बीजेपी में भी जैसा कि मैं अंदर खाने समझता रहता हूँ लोगों से बातचीत से, वहाँ भी कुछ जातीयता की भावना उसमें भी है, क्योंकि बीजेपी के सवर्ण तबके का एक धड़ा जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी के साथ नहीं है। भले वो साथ घूम रहा हो लेकिन अंदर से वो नहीं है, ऐसा है। ये तय है। यहाँ के युवाओं का जो मसला है वो आपको लगता है कि जल्दी हल होने वाला है?
यहाँ के युवाओं का मसला है। हाँ खासतौर से ये पूरा आपका क्षेत्र जो है फौज में जाने वालों का क्षेत्र रहा है, सेना में जाने वालों का क्षेत्र है, और सेना अब अग्निवीर से ज़्यादा कोई वो नहीं। वो देखिए, युवा तो बिल्कुल निराश है, ये हकीकत है। लगातार जितनी भी परीक्षाएं हुई, चाहे वो कांस्टेबल की हुई हो, चाहे वो टीचर्स की हुई है, सब पेपर लीक या कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। तो सच में तो युवा लड़के भी आते हैं मेरे यहाँ, बातचीत होती रहती है, तो वो बहुत हताश और निराश हैं। उनके सामने अब कोई लगता नहीं कि मेरे पास कोई अब आगे का अवसर है जी है। और अग्निवीर जैसी घातक योजना तो आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग गए हैं। मजबूरी में वो लड़के जिनको ये लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ करने के लिए नहीं बचा, तो अग्निवीर भी चले गए। वो अग्निवीर ने तो एक और बीजेपी के लिए या सत्ताधारी पार्टी के लिए नुकसान किया है। उन्होंने एक तरह से जो सेना को ठेके पर देने का प्रयास किया, ठेका एक तरह का 4 साल का इसकी संविदा, वह उनके लिए उल्टा पड़ गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि मैं जगह जगह पूछ रहा हूँ तो यही लोग बता रहे हैं। बिल्कुल, सर, देखिए सेना एक परमानेंट चीज होती है, और जवान जिस तरह से कोई पुलिसमैन 2 साल की ट्रेनिंग हम लोग भी किए थे, 2 साल की ट्रेनिंग में हम परफेक्ट पुलिसमैन नहीं बन पाते हैं तो व्यवहार में जब तक कि व्यवहार में नहीं उतरते हैं। व्यवहार में भी हमें लगता है 1.5 से 2 साल लग जाता है सीखने में। तो सेना एक स्पेशलाइज्ड आर्म्ड फोर्स है, उसको हम 4 महीने 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग में हम उसको परफेक्ट नहीं बना सकते हैं, वो असंभव है। सर, ये जो नई सरकार आ रही है, बहुत सारे वादे उसके भी हैं। आपको क्या लगता है कि इन वादों पर खरा उतरना उनके लिए संभव है? उनके लिए मजबूरी होगी, उन्हें संभव बनाना होगा, अन्यथा वो भी कहीं के नहीं रहेंगे। बीजेपी के पास तो एक राष्ट्रवाद, जो छद्म राष्ट्रवाद, ये नारे थे। इनके पास तो ये भी नहीं है कि कुछ दिन तक चल सके। बीजेपी जो इतने दिन तक 10 साल तक या इससे और समय तक चला ले गई, तो उसके पास तो पाकिस्तान और छद्म राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता, ये नारे थे। ये वोटों का पोलराइज, ध्रुवीकरण जो रिलीजियस आधार पर, उस नाते वो चला लेगी। लेकिन इनके पास तो ये नहीं है। इनके पास तो सिवाय रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, गरीबी और महंगाई का मुद्दा है। अगर इसमें ये फेल करेंगे तो देखिए, कांग्रेस की विश्वसनीयता पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही। कांग्रेस अपनी अविश्वसनीयता के नाते ही फेल हुई। लेकिन अब वर्तमान जो राहुल जी की जो वो लेकर के स्कीम आए हैं, अगर उसका वो अनुपालन नहीं करेंगे, उसको लागू नहीं कर पाएंगे, तो बुरी तरह फेल हो जाएंगे। उन्हें लागू करना होगा अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए। ठीक है सर, आखिरी सवाल ये है कि पेंशनधारी है, अभी इन्होंने पुरानी पेंशन योजना को कहा है कि उसको लागू करेंगे। ये एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिससे कि बहुत बड़े हमारे वरिष्ठ नागरिकों का जीवन जुड़ा हुआ है, जो कि एक तरह से आर्थिक असुरक्षा के दौर में है। इससे आपको क्या उम्मीद है? देखिए, पेंशन ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति 40 साल 30 साल तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार में सर्विस कर ले, तो उसकी एक जिम्मेदारी एम्प्लॉयर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो रिटायर हों तो उसके बाद का भी जीवन उनका अच्छा रहे। इसीलिए पेंशन की व्यवस्था पहले भी की गई थी। ब्रिटिशर्स ने इसलिए किया था कि उनका कर्मचारी जब समाज में रिटायर होकर के जाए तो अच्छा जीवन जिए, उसको कोई ये न, तो सेम यहाँ भी है। और अगर ये पेंशन नहीं मिलती है तो जो कर्मचारी कर रहे हैं, एक नौकरी या एम्प्लॉयमेंट पाना एक मजबूरी है जीवन यापन के लिए। अगर ये नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आर्थिक असुरक्षा उनके अपने बुढ़ापे की तो रहेगी। सर, ये जो घमासान मचा हुआ उत्तर प्रदेश में, ये 80 पर 80 हम आएंगे, बीजेपी का दावा। लेकिन जब हम जाते हैं, गांव में जाते हैं और तमाम सारी जगहों पर जाते हैं, तो लगता है वो दावा खोखला है, और 400 पार का भी दावा खोखला है। आपको क्या लगता है? अगर मुझे तो हंसी आती है, इस दावे पर
हंसी आती है। और यह दावा कि हम 400 पार जाएंगे, यह नैरेटिव तैयार करके लोगों को, ये लोगों के मन में एक विश्वास या ये भावना भरने की कोशिश की जाती है जो झूठी होती है कि हम अजय हैं। देखिए ये लोकतांत्रिक देश रहा है, इंदिरा जी भी यहाँ चुनाव हारी है, अब बुरी तरह हारी है। गलतियां उन्होंने की चुनाव और इमरजेंसी के बाद बुरी तरह से हारी। उत्तर प्रदेश में सर क्या चलेगा, क्या रहेगा ऐसा? उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, बातचीत का लोग आते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि 20 और 60 का गठबंधन 60 के आसपास जाएगा। अच्छा, बीजेपी 20 पर सिमट जाएगी। ये तो बड़ा निश्चित रूप से आश्चर्य ही होगा और चमत्कार होगा। अब इसे चमत्कार कहिए चाहे जो भी कहिए, वजह इसकी है कि देखिए हार जीत 1000, 500, 200, 100 वोट से भी होती है। आप किसी भी सीट का आकलन कर लीजिए। अब गाजीपुर है, बगल में बलिया है, आजमगढ़ है, मऊ है, चंदौली है, देख लीजिए आप। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी बीजेपी आ रही है। और चंदौली तो हम थे, चंदौली में उन्होंने बताया कि हमने जो हमारे सांसद हैं उनको 10 साल में देखा ही नहीं, और एक नहीं बल्कि जहाँ भी जाइए वही शिकायत है। नहीं, ये देखा ही, ये चीजें तो बहुत आ रही हैं, लेकिन असली चीज जो मैंने बताया है कि जो सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्टों ने छोटे छोटे एनजीओ बना करके जनता के बीच में जो संदेश लेकर के चले गए कि बीजेपी हमारा संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, बड़ा मैसेज, ये बहुत बड़ा उन्होंने मैसेज दे दिया। इस पर जो ओबीसी का जो लोग बेसिकली यादवों से नाराज रह करके किन्हीं वजहों से वो वोट दे दिया करते थे बीजेपी को, उनकी वो नाराजगी दूर हुई। और इस मैसेज ने ओबीसी, संपूर्ण ओबीसी और एससी को यूनाइट करने का काम किया है। मेरा अखबार वाला है, शेड्यूल कास्ट का है, आता है बताता है कि सब अब वो बहन जी का भी करिश्मा जो अनुसूचित जातियों में था वो खत्म हो गया है। पढ़ा लिखा, अब जिससे पहले था कुशवाहा समाज जो है बीजेपी के साथ होता था, लेकिन यहाँ गाजीपुर में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे, उनको मैंने पूछा भी कि क्यों ऐसा सोच रहे हो आप, बीजेपी आरक्षण नहीं खत्म कर, नहीं साहब खत्म कर देगी बीजेपी, आरक्षण खत्म कर दिया। एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल वाला एक नया कैटेगरी, और जो भिन्न भिन्न कैटेगरियाँ, हाँ, ईडब्ल्यूएस में ओबीसी और एसटी को कोई मतलब ही नहीं है, जबकि ईडब्ल्यूएस के सबसे ज्यादा अभ्यर्थी यही लोग हैं, यही है। और दिया सिर्फ भी चाहे जितना भी हो, आप ये देखिए आज भी ओबीसी और एससी एसटी के लोग इकोनॉमिकली भी पुअर हैं। और वैसे भी संविधान में आरक्षण कोई आर्थिक योजना तो है नहीं, ये कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी सेक्शन किसी वर्ग के लिए नहीं है, ये तो सोशल और एजुकेशनली जो बैकवर्ड जो पीछे रह गए थे उनको आगे करने का, उनको लगे कि ये देश हमारा है, ये सरकार हमारी है, ये देश हमारा है, इसमें हमारी हिस्सेदारी है। और रिजर्वेशन में नाम भी नहीं देना चाहिए इसको तो अफर्मेटिव एक्शन कर देना चाहिए, या प्रतिनिधित्व का सवाल है, ये तो प्रतिनिधित्व का सवाल है।